नीतीश कुमार क्या तेजस्वी यादव को धोखा दे रहे हैं? ये सवाल दरअसल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार पूरे देश में अलग अलग नेताओं से मिलकर एक नई मुहिम को छेड़ चुके हैं या शुरू कर चुके हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा सा छेद दिखता है। दरअसल बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी को 38% ही वोट मिला था और विपक्ष को यानी कि बीजेपी के अलावा जितने भी दल हैं उनको लगभग 62% वोट मिला था। इसी के दम पर बीजेपी को जो नीतीश कुमार हैं और विपक्षी पार्टी हैं वो ये कहती हैं कि वो हरा देंगे। इसके लिए कुछ आंकड़ों को जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, जो आंकड़े आप लोगों को एकदम हैरान कर देंगे। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल जो वोट पड़े थे वो 60 करोड़ लोगों ने वोट डाला था। उसमें से बीजेपी को केवल 22 से 22.5 करोड़ वोट मिले थे। अब जाहिर सी बात है, यहाँ जब आप लोग देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बीजेपी को केवल 38% ही वोट मिला, लेकिन यहाँ पे सीन जब आप घुमा के देखेंगे तो दूसरा हो जाता है। बीजेपी को साउथ के राज्य अगर आप हटा देंगे तो 42 करोड़ वोट में से बीजेपी को 22 करोड़ वोट मिल गए, यानी कि यहाँ पे बीजेपी 50% से ज़्यादा वोट लेके आ गई। तो इस लिहाज में विपक्षी एकता की जो बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं एकदम खोखली बात है, और ख़ास तौर पे बिहार में तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने अपने माया जाल में फंसा लिया है। मैं आपको मोटा मोटी आंकड़ा दे देता हूं। आंध्र प्रदेश में 4 करोड़ वोट पड़े थे, वहां पे बीजेपी को मात्र 4 लाख वोट मिले और एक भी सीट नहीं जीत पाएगी बीजेपी। वहां से बीजेपी नहीं जीत पाई थी, इस बार भी अगर कोई नई सीट जीतती है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेलंगाना में 3 करोड़ वोट हैं और बीजेपी को वहां पे 60 लाख वोट मिले और लगभग 4 सीट जीत गई। तमिलनाडु में 6 करोड़ वोट पड़े और 3% बीजेपी को वोट मिला, वहां पे 18 लाख के करीब एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिला। पंजाब में अगर आइएगा तो 2 करोड़ वोट पड़े और उसमें से लगभग 9% के आसपास बीजेपी को वोट मिले, 20 लाख और एक सीट जीती थी। केरल में लगभग 2.25 करोड़ वोट पड़े और वहां पे बीजेपी को मात्र 20 लाख वोट मिले थे, 12% के आसपास। लगभग इन राज्यों में जो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और पंजाब, यानी कि ये जो 5 राज्य हैं, मैं दोबारा बता देता हूं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, तेलंगाना, इन 5 राज्यों में 18 करोड़ वोट पड़े और वहां पे बीजेपी को केवल वोट मिले 1.25 करोड़, और परसेंटेज कितना था? 7%। वहां पे बीजेपी है नहीं तो उसका किसी को फायदा नहीं मिलने वाला है, विपक्ष को तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला है, बीजेपी उससे नीचे क्या जाएगी। बाकी बच जाते हैं 42 करोड़ वोटर। 42 करोड़ वोट में से बीजेपी लगभग 22 करोड़ वोट ले लेती है। तो इस लिहाज से जब आप देखेंगे तो जो बाकी राज्य बचते हैं वहां पे कहीं ना कहीं ये जो विपक्षी एकता की बात कही जा रही है कि विपक्षी एकता हो जाएगी और बीजेपी को हरा देंगे, इस आंकड़े के हिसाब से जो कि विपक्ष बात करती है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, विपक्ष के लोग कहते हैं कि सारी पार्टियां अगर इकट्ठा हो जाएं तो बीजेपी को हराया जा सकता है। इसमें याद रखिएगा कि मैंने जो 22.5 करोड़ वोट बताया था उसमें बीजेपी के जो सहयोगी दल थे, जैसे जदयू थी, शिवसेना थी, या फिर आपको अपना दल है यूपी में, इनका वोट मैंने नहीं जोड़ा है। एलजेपी जो लोजपा थी, रामविलास पासवान की पार्टी थी, उसका वोट मैंने इसमें नहीं जोड़ा है। इस लिहाज से अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं बहुत ये मुश्किल भरी स्थिति है विपक्ष के लिए। यहाँ पे एक बात जो नीतीश कुमार लगातार कहते आए हैं कि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मुझे वाकई लगता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके पास समर्थन होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे ठगा कौन जा रहा है? ठगा तो सीधा सीधा तेजस्वी यादव को जा रहा है ना, कि तेजस्वी यादव को एक तरीके से ठगा जा रहा है कि हम केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे, आपको हम मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन यहाँ पे किसी भी हालत में ये दिख नहीं रहा है कि नीतीश कुमार
उनके पास इतना समर्थन जुट जाएगा कि वो केंद्र की राजनीति में मूव कर जाएं। आप अगर मान लीजिए बीजेपी को पिछली बार लगभग 8 करोड़ वोटर बढ़े थे, 8 करोड़ नए लड़के आए थे जिनका वोटर आईडी बना था, जिन्होंने पहली बार वोट दिया था, और बीजेपी को 6 करोड़ वोट अधिक मिल गए। इस बार भी कहा जा रहा है कि लगभग 5 से 6 करोड़ नए वोटर जुड़ जाएंगे, और बीजेपी हमेशा नए वोटरों को अपने तरफ खींचने में कामयाब हो जाती है, ये ज़्यादातर बार देखा गया है। अब ऐसे में जैसा कि मैंने बताया कि 18 करोड़ वोट में से जो 5 राज्यों में पड़े थे, वहां पे बीजेपी को मात्र 1 करोड़ वोट मिला था। वहां पे विपक्ष क्या हासिल कर लेगा? जैसे कि उन राज्यों का मैं गिनवा देता हूं। तमिलनाडु में बीजेपी को क्या हासिल होगा? कुछ हासिल नहीं होगा। तेलंगाना में बीजेपी को क्या हासिल होगा? कुछ हासिल नहीं होगा। अगर वहां पे विपक्ष और जीत जाती है, और ज्यादा क्या जीतेगी? तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं है, वहां पे बीजेपी इससे ज्यादा नीचे क्या जाएगी? तेलंगाना में 4 सीट है, आंध्र प्रदेश में एक भी सीट नहीं है। इस हिसाब से पंजाब में 1 सीट थी। इस हिसाब से अगर वहां पे बीजेपी और उसके खिलाफ कोई गठबंधन बन जाता है तो किसी को क्या फायदा होगा? मुझे नहीं लगता है कि किसी को फायदा होगा। हाँ, बिहार में कुछ फायदा हो सकता है। बिहार में अगर गठबंधन बनता है तो कुछ फायदा हो सकता है। बिहार में ये कहा जा रहा है कि बिहार में जदयू और राजद के वोट इकट्ठा आ जाने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। कंफर्म अभी कोई नहीं बोल रहा है। 10-12 ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी काफ़ी मजबूत है, जो बिना किसी सहयोगी के 50% से ज़्यादा वोट बिहार के अंदर ले लेती है। तो बीजेपी 17 सीट जीती थी 2019 में बिहार के अंदर। अगर बीजेपी यहां से 7 सीट हार भी जाती है तब भी उससे बीजेपी को इतना नुकसान मुझे नहीं लग रहा है कि हो जाएगा। नुकसान केवल और केवल तेजस्वी यादव को हो रहा है, जिनको मेरे आकलन के हिसाब से एक तरीके से अपने माया जाल में नीतीश कुमार ने उनको एकदम घेर लिया है कि जो नीतीश कुमार कह रहे हैं वही तेजस्वी यादव कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक चीज है जहां पे मुझे लगता है कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है। मैं वो बात आपको बता देता हूं। बीजेपी को एक ही जगह नुकसान हो सकता है कि अगर कांग्रेस का गठबंधन मायावती के साथ यूपी में अगर हो जाता है तो बीजेपी को वाकई नुकसान हो सकता है इन इलाकों में जहां पे 42 करोड़ वोटों की मैंने बात कही, जो महाराष्ट्र से लेके पूरा उत्तर भारत है। अगर मायावती के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो यूपी के लगभग 18% मुस्लिम और मायावती का 14% 15% वोटर है, और उसके बाद कुछ और वोटर जो बीजेपी के खिलाफ होंगे वो इकट्ठा होकर 40% तक ये वोट बैंक बना सकते हैं, जो कि पिछली बार आपको जो समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन में नहीं दिखा था। वैसे तो इन दोनों पार्टियों के पास एक बड़ा वोट बैंक है। यूपी में लगभग यादव जो हैं वो 13% के आसपास हैं, और मुस्लिम लगभग 18%, 31% ये वोट होता है, और लगभग मायावती के समुदाय का 10% के आसपास वोट होता है। यानी ये 42% तक ये वोट होता था, लेकिन वो कहीं से भी इकट्ठा नहीं हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी दोबारा से बड़े मार्जिन से जीत गई। यहाँ पे मैं दोबारा यही कह रहा हूँ कि यहाँ तेजस्वी यादव के साथ खेल हो रहा है। खेल किसी के साथ नहीं हो रहा है, तेजस्वी यादव के ही साथ खेल हो रहा है बिहार के अंदर, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अब ये बोल चुके हैं कि भैया हमें तो मुख्यमंत्री नहीं बनना है। अब एक बात ये समझ में नहीं आती है कि कोई भी पार्टी अपना बनाता है, वो विधायक बनने के लिए बनाता है, मंत्री बनने के लिए बनाता है, सांसद बनने के लिए बनाता है, मुख्यमंत्री बनने के लिए बनाता है। लेकिन यहाँ पे तेजस्वी यादव अगर खुद से ये कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है राजद के लिए और राजद समर्थकों के लिए। राजद के जो कार्यकर्ता हैं वो एकदम बेचैन हैं कि कब नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएं और बिहार की कुर्सी तेजस्वी यादव को मिल जाए। अगर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में नहीं जाते हैं तो क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और जो आंकड़ों के हिसाब से मैंने आंकड़े रखे हैं आपके सामने, उसके हिसाब से कहीं से भी नहीं लगता कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में जो गठबंधन हुआ है वो कहीं भी उस ब्लूप्रिंट पर आगे चलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि गठबंधन करते टाइम यही बात हुई थी कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे, पीएम पद का चेहरा होंगे, और तेजस्वी यादव को
बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं उस हिसाब से नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति की तरफ जाते हुए दिख नहीं रहे हैं। और उनके बयान भी है कि नहीं जी, मुझे तो प्रधानमंत्री बनने का कोई लालसा नहीं है, इच्छा नहीं है, मुझे तो इच्छा नहीं है। पता नहीं लोग क्या क्या बोलते रहता है, ये नीतीश कुमार बोलते हैं। लेकिन एक इंडिपेंडेंट नज़रिए से अगर देखिएगा, मेरे अनुसार अगर मैं जैसे देख पा रहा हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के माया जाल में फंस गए हैं और वहाँ से निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। कुछ पत्रकार तो ये भी कह रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव बिहार में और लोकसभा का चुनाव एक साथ ही हो सकता है नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दें और लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो जाए, जिससे जदयू की सीटें बढ़ जाएं यानी 70 के आसपास जदयू पहुंच जाए, तो फिर दोबारा नीतीश कुमार के लिए रास्ता बहुत साफ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा बिहार की सत्ता के लिए। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ भी करेंगे, कुर्सी नहीं त्यागेंगे। तो फिलहाल जो मैंने ये आंकड़ा दिया है आप लोगों के सामने, आप लोग का उस पर क्या कहना है कमेंट में बताइएगा और बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ। जय बिहार।